हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइज वर्ल्ड। अभी आरबीआई का ग्रेड बी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जुलाई को। तो उसके रिगार्डिंग उसमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ कि इसमें सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आरबीआई का हो एग्ज़ाम या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हो, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये स्कीम्स काम आने वाली हैं। और स्पेसिफिकली आरबीआई को टारगेट करके ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आरबीआई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये वीडियो। तो इसमें जो हम मिनिस्ट्री वाइज कवर करेंगे कि पीछे कुछ सालों में, इवन कह सकते हैं कि 2014 जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यानी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट में आई है, तब से जो भी स्कीम्स लेके आई हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहली मिनिस्ट्री है जिसकी स्कीम पढ़ेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसने जो स्कीम लॉन्च की थी, एक फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम इंडिया फेज 2। तो ये फेम क्या है? फेम का मतलब है कि अभी क्या है कि प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोबली एमिशन इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज जैसे कंडीशन बढ़ते जा रही हैं। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें कर रही है। उसमें से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव किया जाए, उसके उसके लिए एक गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव है जिससे कि जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसका जो लॉन्चिंग ईयर था 2019 था। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो मिनिस्ट्री कंसर्न है इस पर्टिकुलर स्कीम से वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या है कि टू इनकरेज फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो इसका जो मेन मकसद है क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को प्रेफर करें। उसको कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स है उनके ऊपर शिफ्ट हों। तो जो टेन्योर था, इनिशियली जो लॉन्च किया गया था स्कीम, ये 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद से इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया और इसको अभी कर दिया गया 31 मार्च 2024 तक के लिए। जो फाइनेंशियल आउटले है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए जो भी पैसे आएंगे गवर्नमेंट ने अलॉट करती है बजट में, आपको पता ही है। तो जो फाइनेंशियल आउटले रखी गई है वो 10,000 करोड़ की रखी गई है। कितनी रखी गई है? 10,000 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखना नंबर्स को, कि 10,000 करोड़ का इसका फिनेंशियल आउटले है। और ये जो फेम इंडिया 2 स्कीम है इसको रीडिजाइन किया गया था जून 2021 में। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जो भी बायर होगा। सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने जा रहा है तो उसको अप फ्रंट रिडक्शन दिया जाएगा। जो एक्चुअल मार्केट प्राइस चल रही होगी उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ सब्सिडी देगी और उसको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब सपोज करो किसी को कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, जो एक्चुअल रेट है उसका, उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी लगा के या फिर इंसेंटिवाइज कर रही है, तो लोग क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे उस चीज़ को खरीदना। तो ये प्रमोशन का एक तरीका होता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बेसिकली यही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे शिफ्ट हों, इसके लिए एक गवर्नमेंट की कोशिश है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अप फ्रंट रिडक्शन किया जाएगा जो भी परचेज प्राइस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है। अब इसमें जो टू व्हीलर्स के लिए भी है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अगर कोई लेता है तो डिमांड इंसेंटिव ऑफ ₹10,000 पर किलो वॉट आवर। अर्लियर इसका था 15,000 पर किलो वॉट आवर। तो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कैप ऑन इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू बी 15% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ व्हीकल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंसेंटिव्स कितना दिया जा सकता है, कोई अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीद रहा है तो जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसका 15% दिया जा सकता है। ठीक, पहले वो चीज़ थी कितनी? 40% रखी गई थी, बाद में इसको रिड्यूस करके 15% कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि अगर जो इंसेंटिव कैपिंग की गई है कि कितना इंसेंटिव मैक्सिमम ऑफर किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, तो वो है 15%। किसके लिए? टू व्हीलर्स के लिए जो कि इलेक्ट्रिक पे बेस्ट है। ठीक है। तो ये था हमारा स्कीम फेम 2। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट कवर हुआ। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक। तो डायनेमिक में अभी करंट में किस लिए न्यूज़ में है वो कवर करेंगे। तो इधर वाला पार्ट हमारा स्टैटिक कवर हो गया।
अब देखेंगे कि अभी क्यों न्यूज़ में था ये। Government has reduced the subsidy provided under FAME 2 faster adoption of manufacturing of electric vehicles in India scheme applicable on electric two-wheelers registered on or after June 1, 2023। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें इंसेंटिव भी ज़्यादा दे रही थी, लेकिन अभी क्या की है जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी को पर्टिकुलरली रिड्यूस कर देगी जो भी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगी 1 जून 2023 के बाद। तो एक तरीके से ये भी जल्दी से जल्दी पुश करने का तरीका है। गवर्नमेंट कोशिश एक डेडलाइन फिक्स कर दी कि 1 जून से पहले पहले जो खरीद लेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट पुश करने की कोशिश कर रही है। जो सेकेंड पॉइंट है, सेंटर एक्सटेंड्स ईवी बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन डेडलाइन बाय 6 मंथ्स। दूसरा पॉइंट था कि अभी सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है ईवी बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन, जो बैटरी का सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है कि ठीक है कि नहीं बैटरी ऑपरेटेड, क्योंकि बहुत सारे ईवीज में देखा गया था कि ब्लास्ट हो जाते थे बैटरी के लिए, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लाई थी गवर्नमेंट ने कि सर्टिफाइड बैटरी ही यूज़ हो, क्योंकि लोकल लेवल पे जब इस टाइप की चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं तो बहुत सारे चीज़ें गलत तरीके से करप्शन होने की वजह से इधर उधर की बैटरी लगा के उसको ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों में ब्लास्ट देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में जो कस्टमर है उसका भरोसा उड़ जाएगा। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी क्लॉज रखा गया था। उसके डेडलाइन को गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है अभी। ठीक है, तो ये हमारा था फेम 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में। जो नेक्स्ट स्कीम है हमारा वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये अभी इस साल के बजट में अनाउंस हुआ है, तो इसको बजट में कोई इस टाइप की चीज़ है जो विमेन को प्रमोट कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो नाम में ही है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें आप देखो इसका लॉन्च ईयर भी देखो 2023 है, जो कि इस साल के बजट में ही इसको अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, इसका जो टेन्योर है, ठीक, वो क्या है, 1 अप्रैल 2023 टू 1 मार्च 2025। ठीक है, 2 साल का इसका टेन्योर है, तो ये याद रखना है 2 साल का ही इसका टेन्योर है। वन टाइम सेविंग स्मॉल सेविंग्स स्कीम फॉर विमेन इन्वेस्टर्स टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इज अवेलेबल इन 1.59 लाख पोस्ट ऑफिसेस। जो ये है स्कीम, उसमें क्या किया गया है कि ये वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये याद रखना कि वन टाइम है, ये नहीं कि इसमें बहुत बारी पैसे जमा होंगे। ठीक है, फॉर विमेन इन्वेस्टर्स, और किसके लिए है, विमेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया जाए। और ये 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस पे ये सर्विस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है और उसमें महिलाएं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात है कि इसमें कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, विमेन फॉर हर सेल्फ, कोई महिला है वो अपने लिए खुद के लिए अकाउंट खुलवा सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम में। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर गर्ल, मान लो कोई छोटी बच्ची है उसके नाम पे पैसा जमा करना है, 18 से कम है उसका एज, तो उसको इस स्कीम में अगर जाना है तो उसके लिए गार्डियन की जरूरत पड़ेगी। कोई गार्डियन उसके बिहाफ पे, उस बच्ची के बिहाफ पे एक अकाउंट खोल सकता है किसमें, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है may open any number of accounts subject to the maximum limit for deposit specified above and a time gap of 3 months shall be maintained between the existing account and the opening of other account। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि कोई भी इंडिविजुअल वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है, कितने भी, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही पैसे उसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं। सपोज करो कोई बंदा है उसके पास 10 अकाउंट है, तो 10 चाहे तो वो 10 अकाउंट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है, लेकिन एक कंडीशंस रखी गई है कि जो एक लिमिट है कि जैसे 2 लाख ये लिमिट रख दी गई है, तो सारे सबका मिला के भी 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकती हैं पर्टिकुलरली इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, अदरवाइज वो पैसे जमा कर सकती हैं, लेकिन इस स्कीम में जो है वो लिमिट कर दी गई है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जमा नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो कि अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम है, मिनिमम का भी कंडीशन है कि 1000 से ज़्यादा ही पैसा जमा होना चाहिए, और जो मिनिमम है वो क्या होना चाहिए, 2 लाख। मैक्सिमम कितना है, 2 लाख, इससे ज़्यादा पैसा डिपॉजिट इस अकाउंट में नहीं किया जा सकता। एक अच्छी बात है कि इसमें इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, 7.5% इंटरेस्ट है,
और वो भी क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाएगा उसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर में कभी लिख दे कि 7.5% का इंटरेस्ट लगेगा और उसको एनुअली कंपाउंड किया जाएगा, तो वो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि एनुअल नहीं है, यहाँ पे क्वार्टरली की बात की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना है, क्वार्टरली की बात की जा रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें पार्शियल विड्रॉल का भी क्लॉज है कि अगर कोई सपोज करो किसी को बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई और उसे पैसे निकालना है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग बट बिफोर अकाउंट्स मैच्योरिटी। तो पैसा कब निकाल सकते हैं, कब तक पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। सपोज करो 2 लाख किसी ने डिपॉजिट किया था, उसको बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो 1 लाख इसमें से पैसे निकालना चाहता है, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि 1 साल कंप्लीट हो चुके हों और जिस दिन से खाता उसका खुला है, अकाउंट जिस दिन से ओपन हुआ है उसका 1 साल पूरा होना चाहिए, बट बिफोर अकाउंट्स मैच्योरिटी, और लेकिन अकाउंट अभी मैच्योरिटी नहीं हुई होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या है, अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ ए मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ द बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्शियल विड्रॉल के तहत अगर किसी को पैसे के बीच में जरूरत पड़ जाती है, तो सपोज करो किसी ने 2 लाख डिपॉजिट कर रखा था, तो उसका 40% ही पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक, अगर मैच्योरिटी से पहले कर रहा है और 1 साल के बाद निकाल रहा है, अकाउंट ओपनिंग के 1 साल कंप्लीट हो चुके हो लेकिन अभी मैच्योरिटी नहीं हुई हो, तो वो मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकता है, 40%। 40% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000 पैसा वो मैच्योरिटी से पहले निकाल सकता है, बाकी जो 1,20,000 है वो उस पर इंटरेस्ट लग के बाद में ही मिलेगा। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट मे बी परमिटेड एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके दिमाग में ये रहता है कि सपोज करो किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नीड आ गई, तो उस केस में वो प्री मैच्योर क्लोजर कर सकता है ही नहीं। सपोज करो उसको अकाउंट ही बंद करना है, ऐसी नौबत आ गई उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो और अकाउंट क्लोज करना चाहता है, तो उस केस में भी कंडीशन रखी गई है कि जो अकाउंट है वो सिर्फ एनी टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, जब तक 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए रहेंगे मिनिमम, तब तक वो प्री मैच्योर क्लोजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट मे बी परमिटेड, ये कंडीशन है इसमें, मे बी परमिटेड एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हों उसके बाद से कभी भी पैसा निकालने के लिए, पूरी पैसे को निकालने की परमिशन दी जा सकती है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया स्टैटिक पार्ट, इसमें भी जो करंट पार्ट है वो क्या है, स्कीम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। ये जो स्कीम है वो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, और जो इंटरेस्ट रेट इसमें मिलेगा महिला सम्मान सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, वो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो सबको मोस्टली पता रहता है टीडीएस क्या है। कि सपोज करो आप कहीं से कुछ सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसमें से सर्टेन अमाउंट जो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है टैक्स के फॉर्म में, वो वहीं पे पहले ही डिडक्ट कर दी जाती है, फिर आपको सैलरी दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस सोर्स से पैसा मिल रहा है वहीं पे टैक्स को काट लिया गया, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो लेकिन जो महिला सम्मान सर्टिफिकेट के तहत जो आपने पैसा जमा किया है, इसमें पूरा का पूरा पैसा आपको इन हैंड मिलेगा, कोई टीडीएस यहाँ पे नहीं काटी जाएगी। जबकि जो इस पे ऊपर टैक्स है वो कैसे लिए गवर्नमेंट वसूलेगी, तो वो करेगी कि आपको आपका जो इनकम होगा उसमें इस पैसे के इंटरेस्ट को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद से जो भी आप स्लैब में लाई कर रहे हो, जो गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब्स है, उसमें जिस टैक्स स्लैब में भी आप लाई कर रहे होगे, तो ओवरऑल उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टीडीएस की, जो पैसे कट जाते हैं। तो आपका अगर स्लैब टीडीएस इसके इंटरेस्ट जोड़ने के बाद भी आप टैक्स वाले स्लैब में नहीं आते हो, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है विमेन को इनकरेज करने के लिए कि ज़्यादा वो भी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करें। तो इसमें 2 साल के लिए ही रखा गया है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, और वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है विमेन इन्वेस्टर्स के लिए, ये याद रखना। इंटरेस्ट रेट की वैल्यू याद रखना, 7.5% है इसमें, और क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा इसको। ठीक है, बाकी सब तो मैंने कवर कर लिया इसमें। ओके, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम के पास। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि किसके रिगार्डिंग होगा, इंश्योरेंस स्कीम के रिगार्डिंग होगा ये।
तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका लॉन्चिंग ईयर था 2015, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसका एम क्या है कि टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। स्पेशली फोकस किस पे है, पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। एंड इनहेंस द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द कंट्री। तो अभी पता है कि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो इंश्योरेंस है बहुत लिमिटेड लोग, जो एक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो विदाउट एनी इंश्योरेंस कवर जी रही है यहाँ पे इंडिया में। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इंश्योर किया जाए, जिससे कि अगर कोई सपोज करो कोई सिंगल ब्रेड अर्नर हो, उसकी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ, तो उस केस में उसको जो फैमिली है वो ना सफ़र करे, कुछ मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाए। इसलिए इंश्योरेंस का प्रोवाइड कराने की कोशिश है गवर्नमेंट की, किसको, कॉमन पीपल को, और स्पेशली पुअर को, जो कि मोस्टली कोई ना कोई मतलब इंश्योर्ड ये लोग नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट की ये एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के ब्रैकेट में आएँ, तो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए देश में। जो टारगेट कवरेज था वो 37 करोड़ का था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है याद रखने की, 18 टू 70 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट हो, वो इस पर्टिकुलर स्कीम में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आप ये देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि इन केस ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स, सपोज करो किसी के पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, इन वन और डिफरेंट बैंक्स पोस्ट ऑफिस, पर्सन कैन ज्वाइन द स्कीम थ्रू वन अकाउंट ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि सपोज करो किसी के पास, नॉर्मली आज के टाइम पे सबके पास 2 3 4 5 अकाउंट रहते ही रहते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर अलग अलग बैंक्स में हो। लेकिन अब कोई बंदा कोशिश करे कि तो वो सारे बैंक अकाउंट से एक एक इंश्योरेंस कवर ले ले, तो ऐसा अगर कुछ उसके साथ होता है तो उसके फैमिली वालों को सारे बैंक्स या जिस जिस बैंक में उसने इंश्योरेंस इस पर्टिकुलर स्कीम में रजिस्टर करवा रखा होगा सबसे क्लेम कर सकता है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, कि उसने बोला है कि किसी भी आप अपने एक अकाउंट से क्या करिए, इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एनरोल करवाइए, और एक ही में करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते, ठीक है। अब कोई एनआरआई है जो कि बैंक अकाउंट होल्ड करता है किसी बैंक ब्रांच जो कि इंडिया में लोकेटेड है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ये याद रखिएगा कि एनआरआईज भी इसको खुलवा सकते हैं जिसका बैंक अकाउंट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। अब कोई इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर है, कोई इंस्टीट्यूशन के नाम पे उसका अकाउंट खुला हुआ है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पर्सन के लिए एलिजिबल है, कोई इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के लिए कोई इसके लिए प्रोविज़न नहीं रखी गई है। तो ये भी आप याद रखना कौन कौन एलिजिबल है। 18 से 70 साल तक का कोई भी इंडिविजुअल हो जिसके पास बैंक अकाउंट हो, ठीक, और जो उसके पास चाहे जितने भी अकाउंट हो, सिर्फ एक बैंक अकाउंट से वो इस पर्टिकुलर स्कीम में रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एनआरआई जो है, जो कि बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हो, वो भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। इंडिया में अगर उनका कोई भी बैंक अकाउंट है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स, कोई कंपनी के नाम पे है, कोई कुछ है अकाउंट खुलवा रखा है, वो इस पर्टिकुलर स्कीम में अपने आप को एनरोल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, नॉट एलिजिबल। अब इसमें प्रीमियम कितना देना होगा, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम होता है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको एज ए प्रीमियम देना होता है, जो कि जिस कंपनी में भी आपने इनरोल करवा रखा है उसको जाता है। तो इसमें जो प्रीमियम रखी गई है वो 20 रुपीज़ मिनिमल रखी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योर, और कौन वो लोग, स्पेशली पुअर और अंडर प्रिविलेज को फोकस में रखा गया था, इसलिए ₹20 का प्रीमियम रखा गया है। पहले इसको 12 रुपया था, इसको बढ़ा के अभी 20 कर दिया गया। और ये भी कब है, कितने, पर एनम पर मेंबर। सपोज करो आपके घर में 6 लोग हैं, सिक्स मेंबर्स फैमिली है किसी की, और वो इस पर्टिकुलर स्कीम में रजिस्टर करवाता है, तो पर एनम 20 रुपीज़ पर मेंबर, तो 6 इंटू 20 120 रुपीज़ पर एनम उसको देना पड़ेगा अगर 6 मेंबर्स का वो इनरोलमेंट करवाता है तो, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट किस किस चीज़ के लिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखने के लिए कि ये देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि किसको इंश्योर किया जाएगा। इसमें किसी की डेथ हो जाती है या फिर
डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट होने से किसी को कुछ दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, तो उस केस में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा इस स्कीम में। ठीक है। रिस्क कवरेज कितनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ, किसी की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, दो केस में, एक होता है या तो डेथ हो जाए या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक, उस केस में भी 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। अगर किसी का पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत किसी को दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में उसको 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है। डेथ डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड etc. as well as death due to murder are covered in PMSBY while death due to suicide is not covered। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से किसी की डेथ होती है तो उस केस में उसको कवर किया जाएगा इस स्कीम में। लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है तो उस केस में इस टाइप का इंश्योरेंस कुछ भी उसको कवरेज या रिस्क कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। एक्सीडेंट कवर ऑफ द मेंबर सेल टर्मिनेट, अब किस केस में उसका जो एक्सीडेंट कवर है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा किसी मेंबर का, जैसे ही 70 साल का उम्र क्रॉस हो जाता है। 70 साल तक का स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि 18 टू 70 ईयर्स के बीच में इनरोल किया जा सकता है इसमें। अगर 70 साल जैसे ही क्रॉस हुआ, ये आपका जो मेंबरशिप था इस पर्टिकुलर स्कीम में वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्लोजर ऑफ अकाउंट विद बैंक, जिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से आपने या फिर जिस भी अकाउंट होल्डर ने अपने आप को इंश्योर किया होगा वो बैंक अकाउंट क्लोज कर देता है, तो उस केस में भी उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, या ये कवर, एक्सीडेंट कवर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट कवर इसका। करंट में ये न्यूज़ में क्यों था, तो जो स्कीम है ये अभी 8 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और मोर देन 34 करोड़ क्यूमुलेटिव इनरोलमेंट्स इसमें देखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स अभी कवर कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसका जो लॉन्च ईयर था ये भी 2015 में है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है ये भी। और ये किसके द्वारा ऑफर किया जाता है, LIC के द्वारा और अदर लाइफ इंश्योरर्स जो कि चाहते हैं कि इस स्कीम में ज्वाइन करें और किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप कर रखे हैं। ठीक है। इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू कॉमन पीपल, स्पेशली सेम एम जो था आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, वही सेम एम किसका है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। लेकिन कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो 2 स्कीम लेके आए हैं, तो वो डिफरेंस क्या है आपको समझना है। टारगेट कवरेज, इसमें जो टारगेट कवरेज है वो 15 करोड़ बेनिफिशरीज का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 ईयर्स, वहाँ क्या था 18 टू 70 ईयर्स, तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ दिखा। ये किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, 18 टू 50 ईयर्स, हैविंग अ सेविंग बैंक्स और पोस्ट ऑफिस अकाउंट हु गिव देयर कंसेंट टू ज्वाइन एंड इनेबल ऑटो डेबिट। ठीक है। 18 से 50 साल तक की जो उम्र के ग्रुप के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं जिनके पास सेविंग बैंक्स में अकाउंट हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, और उन्होंने अपना कंसेंट दे रखा है कि ऑटो डेबिट उनके अकाउंट से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो भी इसका प्रीमियम होगा इस स्कीम का वो ऑटो डेबिट होता रहे। ठीक है। सब्जेक्ट टू एनुअल रेन्यूअल, बेनिफिट्स आर अवेलेबल टिल द एज ऑफ 55। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि जो बेनिफिट है इसके वो 55 ईयर्स तक ही मिलेंगे। एंट्री हाउएवर नॉट पॉसिबल बियॉन्ड द एज ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन कोई चाहे कि 50 साल के बाद इस स्कीम में एनरोल करे वो पॉसिबल नहीं है। जबकि जीवन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या था कि 18 से 70 साल तक में आप कभी भी एनरोल करवा सकते थे उसमें। इसमें क्या है कि आप 50 साल का एक बार जिसका उम्र क्रॉस हो गया वो इस पर्टिकुलर स्कीम में अपने आप को एनरोल नहीं करवा सकता है, जबकि उसको बेनिफिट 55 ईयर्स तक मिलेंगे। अगर उसने 18 से 50 साल तक के बीच में इस स्कीम में एनरोल करवा लिया अपने आप को तो वो बेनिफिट 55 ईयर्स तक ले सकता है, लेकिन कोई 50 के बाद जाके इस पर्टिकुलर स्कीम में एनरोल नहीं करवा सकता। ठीक है।
अगर किसी के पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं एक या अलग अलग बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, द पर्सन इज एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम थ्रू वन अकाउंट ओनली। सेम कंडीशन जो पहले थी कि सिर्फ एक किसी बैंक अकाउंट से वो अपने आप को एनरोल करवा सकता है। अब दूसरा जो मेजर डिफरेंस देखने को आपको कहाँ मिलेगा, एक डिफरेंस तो ये मिला एज ग्रुप में, दूसरा प्रीमियम जो है वो देखो 436 रुपीज़ का है। उसमें क्या था, बहुत कम था, 20 रुपीज़ का प्रीमियम था। इसमें कितने का है, 436 रुपये का प्रीमियम है पर एनम पर मेंबर एंड इज रिन्यूएबल एवरी ईयर, और ये हर साल रिन्यू करवाना होगा आपको। ठीक है, ये भी पर मेंबर है और पर एनम है। ₹436, पहले इसको 330 रखा गया था, बाद में इसको इंक्रीज करके 436 कर दिया गया। ये प्रोवाइड्स लाइव कवरेज ऑफ ₹2 लाख फॉर 1 ईयर। इसमें भी सेम कवरेज दी जा रही है, कितनी, ₹2 लाख की, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपको 1 साल तक के लिए मिलेगी। उसमें क्या था कि आप ₹20 जमा करते जा रहे थे और आपको कवरेज था वो कंटिन्यूअस मिलते जा रहा था, 70 साल तक आपका कवरेज उसमें था। इसमें क्या है कि जैसे ही आपने 436 रुपए दिए तो आप क्या हुए, 1 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही 1 साल पूरा हुआ आपको दोबारा से अपने कवरेज को रिन्यू करवाना होगा। तो ये, अब इसमें रिस्क कवरेज क्या क्या है, सेम है कि किसी भी रीजन से किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। रिस्क कवर इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर फर्स्ट 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि सपोज करो किसी ने अपने आप को एनरोल करवाया और एनरोल करवाने के 30 डेज के पहले ही उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में उसको कोई कवरेज नहीं मिलेगी। तो कंडीशन रखी गई है कि 30 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद से ही आप इस रिस्क कवर के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्टैटिक पार्ट। अब इसमें डायनेमिक क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है कि 8 ईयर्स कंप्लीट हुआ है और इसका 16 करोड़ क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट इसमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और स्कीम कवर कर ली। अब जो नेक्स्ट स्कीम है हमारा वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट जब आई थी 2014 में मोदी जी की, तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। और इंक्लूसिव करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हो। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े, तो इसके लिए इन्होंने इंक्लूसिव एक्टिविटी को स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसमें इसका जो लॉन्चिंग ईयर था आप देख सकते हो कब है, 2014 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। और इसको किसने, कौन सी मिनिस्ट्री देख रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसका जो एम है टू एक्सपेंड एंड मेक अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो मैंने अभी बोला ना आपको इंक्लूसिव बैंकिंग के लिए इसको प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट, तो अभी भी आप इसमें भी देख सकते हो कि एम क्या लिख रहा है, टू एक्सपेंड एंड मेक अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट। ठीक, एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है इसमें, पर्सन्स नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट। किसी के, जो भी इसमें एलिजिबल पर्सन कौन होगा, जिसके पास पहले से कोई भी अकाउंट नहीं होगा, उसका अकाउंट खुलवाया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के मदद से, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो उस टाइम पे एक चीज चली थी, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, इन तीनों को लिंक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिवनेस लाया जा सके। इसको नाम दिया गया था जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी का जो एक हिस्सा था वो था जनधन योजना के तहत जो भी अकाउंट खोले जा रहे थे वो इस ट्रिनिटी का हिस्सा था, तो जैम ट्रिनिटी। ठीक है, इसमें आपको जो प्रोविजन दिया गया था जीरो बैलेंस अकाउंट का। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, सपोज करो आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेंटेन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर बैंक में। इवन आप एग्जांपल लो एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, इसमें आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करना पड़ता है। और उसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप स्पेशल कोई अकाउंट खुलवा रहे हो उसमें जो मिनिमम लिमिट है 25,000 तक भी रखनी पड़ती है। उसमें आपको अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं वो, एक कार्ड से आप बहुत सारी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा कर सकते हो। आपको ई कॉमर्स
कॉमर्शियल वेबसाइट्स पे उनके कार्ड से डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप इस टाइप के अकाउंट को मैनेज कर रहे हो। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं कि कौन कितना, किसके पास इतना पैसे हैं कि वो अपने किस टाइप का अकाउंट खुलवाए, तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। बट जो गवर्नमेंट का फोकस था वो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल एक्टिविटी से जोड़ा जाए। ऐसे में कौन से लोगों को जोड़ने की बात की जाएगी जिनके पास पहले कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसे लोग अगर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उनको हमेशा इस चीज़ का टेंशन बना रहेगा कि वो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट पे खाता खोल के देंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के। मतलब आपको कोई भी ऐसा कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि आप उसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये रखो ही रखो। आपको जब पैसा आए उसमें रखो, नहीं आ रही है तो भी छोड़ दो, लेकिन आपको अकाउंट इसमें खुलवाने में इजी किया गया प्रोसेस को। और गवर्नमेंट का एक रुपे डेबिट कार्ड को भी इसके थ्रू प्रमोट कर रही थी। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, जैसा कि आप भी आप अपने कार्ड पे देखते होगे, तो या तो मैस्ट्रो का कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा, तो या वीजा कार्ड होगा। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सारी कंपनीज हैं जो कि एटीएम कार्ड के नेटवर्क्स को मेंटेन करती हैं। तो इनका अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप होता है, जिसकी मदद से वो सारे जो एटीएम्स हैं उनको ऑपरेट करती है, उनके नेटवर्क को मैनेज करती है। तो ये सब कंपनियां बाहर की हैं, वीज़ा हुई, मैस्ट्रो हुई, तो ये सारी कंपनियां बाहर की थी। और इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा डेटा जो इंडियन लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैं उनके कहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने एटीएम से, ये सारे डेटा हमारे बाहर को जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अपना खुद का एक नेटवर्किंग कंपनी जो एटीएम को मैनेज करेगी उसको लॉन्च किया। और उस पर्टिकुलर कार्ड का नाम रखा रुपे डेबिट कार्ड। तो ये जो भी रुपे डेबिट कार्ड बेस्ड कार्ड होते हैं, वो उनका जो मैनेजमेंट होता है, जो डेटा होता है, वो सारा लोकलाइज्ड है, इंडिया में ही रहता है। और ये कंपनी भी इंडियन है। तो इस चीज़ को प्रमोट कर रही थी। इसके थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो भी अकाउंट खोले जा रहे थे उसमें गवर्नमेंट रुपे डेबिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इवन आज के टाइम में आप देखोगे जो ये रुपे डेबिट कार्ड है, ये बाहर में भी, जैसे अफगानिस्तान हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, या फिर और भी बहुत सारे देश है, आप उसमें लिस्ट में चेक कर लेना। अफगानिस्तान का मैं श्योर नहीं हूँ, बस मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत सारे देशों में, जैसे नेबरिंग कंट्रीज में रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट किया जा रहा है कि वहां पे भी इससे ट्रांजेक्शन किया जा सके। ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख तक का इसमें दिया जाता है अगर कोई अकाउंट ओपन करता है 28 अगस्त 2018 के बाद। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की भी रखी गई है इसमें 10,000 की। अर्लियर 5,000 थी, अभी इसको 10,000 का कर दिया गया है। एज लिमिट फॉर ओडी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी लेने के लिए जो एज लिमिट है 18 to 65 ईयर्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। बाकी ये सब आप छोड़ सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 30,000 रुपए का इसमें। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट इज ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें याद रखना कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप किसी ने भी कोई अकाउंट खुलवा रखा है तो उसको इनऑपरेटिव ट्रीट किया जाएगा इफ देर आर नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अगर 2 साल के लिए कस्टमर के तरफ से कस्टमर इंड्यूस्ड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, सपोज करो कोई बैंक अकाउंट है उसमें अलग अलग पैसे आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर उसमें से कुछ ना निकाल रहा है ना कुछ उससे ट्रांजेक्शन कर रहा है, आइडल स्टेट में वो अकाउंट पड़ा हुआ है, तो कस्टमर की तरफ से अगर कोई इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं 2 साल के लिए कंटिन्यूअस, तो उस केस में उस अकाउंट को इनऑपरेटिव ट्रीट किया जाएगा। तो ये याद रखना कि 2 साल के पीरियड में अगर कोई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट को इन ऑपरेटिव ट्रीट किया जाएगा। तो अभी ये तो हमारा हो गया स्टैटिक पार्ट। करंट में किस लिए न्यूज में था कि तेलंगाना जो है उसने 100% कवरेज अचीव कर ली है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो कह सकते हैं कि लगभग वहां पे जो भी एलिजिबल लोग हैं सबके पास अकाउंट अभी के टाइम पे हो चुका है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज रीच्ड 48.65 करोड़ बाय द एंड ऑफ। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, इतना फैक्ट ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। और आरबीआई के डेटा के हिसाब से अबाउट 8% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैव जीरो बैलेंस। तो ये आप याद रख सको तो याद रख लेना कि 8% ऐसा जो टोटल अकाउंट खोले गए हैं इसमें उसमें जीरो बैलेंस है अभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको
याद रख सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये याद रखना आप कि तेलंगाना जो बना है वो पहला तो नहीं है ऐसा कुछ कि इसने 100% कवरेज अचीव कर ली है। तो कौन सा, अगर कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से स्टेट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज अचीव कर ली है, तो वो है तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक और स्कीम कवर हुआ। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू